हर लड़ाई बड़ी शांति से जीती जा सकती है अगर स्ट्रेटजी सही हो। हमें गांधी जी वाला रास्ता चुनना है। हर स्टूडेंट, हर बच्चा इस तरीके से प्रिंट आउट निकाल के, जैसे ड्राफ्ट है मेरे प्यार, भी प्रिंट आउट निकाल के सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं और एंड में अपनी बात ऐड करके, अपना सिग्नेचर करके, नमस्ते हमारे प्यारे भाई। देखिए, मैं एक इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में करने के लिए आया हूं। अगले महीने एसएससी के नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से, और जून से पेपर जो है होना शुरू हो जाएंगे और 5-6 महीने में एसएससी के जितने भी एग्जाम है सब करवा लिए जाएंगे। लेकिन एग्जाम की प्रक्रिया, जून से एग्जाम की प्रक्रिया शुरू होने से पहले हम एसएससी चेयरमैन से अपनी कुछ बातें मैं और सारे स्टूडेंट की तरफ से रखना चाहता हूं मेरे भाई। तो हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, हमने एक प्रॉपर, हमारी टीम ने ड्राफ्ट तैयार किया है और जो जो चीजें जेन्युइन हैं, जो जो बातें एसएससी को सुधार करनी चाहिए, वो सब इसमें लिखी गई हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एसएससी के चेयरमैन तक डायरेक्टली इसको भेजा जाए, डायरेक्टली इस ड्राफ्ट को। और मेरे भाई, आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि एसएससी के एग्जाम की प्रक्रिया दोबारा शुरू होने के बाद उन्हीं सब गलतियों को दोबारा दोहराया जाए जो इस बार एसएससी के रिजल्ट में रही। हम बिल्कुल फेयर, क्लीन और नीट एग्जाम चाहते हैं और यही हमारा पर्पस है। हम किसी तरह की कोई भसड़, कोई कंट्रोवर्सी या कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहते। हम बिल्कुल नीट, क्लीन, रेगुलर एग्जाम चाहते हैं एसएससी की तरफ से। एसएससी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है एग्जाम लगातार कंटिन्यूअस लेने की, रिजल्ट लगातार देने की, लेकिन बस एग्जाम के प्रोसेस की जो गलतियां हैं बस उसको सुधार लिया जाए। हर बच्चे को सेटिस्फेक्शन हो, हर किसी भी बच्चे को पेपर देते समय यह ना लगे कि कुछ अन्याय हुआ है, मेरी जॉब लग सकती थी, इन कारणों से नहीं लग पाई। बच्चा बहुत मेहनत से तैयारी करता है, अपने जीवन की जवानी का 1-2 साल एसएससी की तैयारी को देता है, बहुत सारे पैसे भी खर्च करता है, रिसोर्सेस भी खर्च करता है, तब जाके एसएससी की तैयारी करता है। और किसी कारणवश अगर किसी जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को जॉब नहीं लगती है, तो उसमें पूर्णतः एसएससी की गलती है और यह महापाप है। यह होने से बचना चाहिए मेरे भाई, और इन गलतियों को तुरंत के तुरंत सुधारना चाहिए। तो टू द एसएससी चेयरमैन गोपाल कृष्ण जी को मैं ये जो है लेटर, ये पूरा ड्राफ्ट, ये जो है प्रार्थना पत्र लिख रहा हूं एसएससी के रिफॉर्म के रिगार्डिंग। बिल्कुल जेन्युइन बात। अगर आपको कोई हमारी बात गलत लगती हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में टोकना, कुछ चीज ऐड करनी हो तो वो भी बताना, एंड जरूर देखना। तो मैं आपको बताऊंगा कि टीचर से हटके एक बच्चा खुद अपने लिए क्या कर सकता है। सबसे पहला देखो, यहां इसके पहले मैं बात बता देता हूं कि सब ना टीचर्स हो गए, है ना, सब सीजल के बारे में बात करते हैं। एसएससी सीजल के अलावा 9 पेपर और लेती है। सीजल में तो कुल 10-15 हज़ार बच्चों की नौकरी लगती है। जीडी में, एमटीएस में, सिलेक्शन पोस्ट में इतने सारे पेपर होते हैं। सेम एग्जाम प्रोसेस के थ्रू इनमें 40-40, 50-50 हज़ार बच्चों की नौकरियां लग रही हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं करता। जो सीजल की कट ऑफ गई है टॉपर की, उतने तो एसएससी सीएचएसएल में मिनिमम सिलेक्शन की कट ऑफ गई है। एसएससी जीडी में 160 में से जनरल की 153 कट ऑफ गई है। टॉपर के 160 में से 171 मार्क्स हैं। 100% से ज्यादा स्कोर है टॉपर का, 160 में से 171, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बहुत दुख की बात है, वो कि स्वार्थवश होके एसएससी सीजल की अगर वो वीडियो बनाएंगे, इसके बारे में कहेंगे तो सब बच्चे देखेंगे, व्यूज आएंगे, या सबसे ज्यादा बच्चे सीजल की तैयारी करते कोर्स बिच पाएंगे, तो वो स्वार्थवश एक बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। हम हमेशा से छोटे छोटे पेपर को भी पढ़ाते हैं, छोटे छोटे एग्जाम को भी टारगेट करते हैं। अब जैसे एसएससी की सब बात कर रहे हैं, एसएससी वाला बच्चा रेलवे की भी तैयारी कर रहा है ना। आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ, 50 लाख बच्चों ने पेपर दिया 36 शिफ्ट में। पहली शिफ्ट से लेकर 36 शिफ्ट तक सेम पेपर था, सेम पेपर। अगर किसी बच्चे ने डिस्कस कर लिया होगा, पूरा पेपर वो बना के आ गया होगा, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। और हमने तो एग्जाम होने से पहले कई बार बच्चों को भी समझाया है ना, रेलवे को भी कहा कि भाई पेपर को जो है अलग अलग बनाया जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। सब अपने स्वार्थ के कारण जो जिसका इंटरेस्ट है वही बात बोलता है, लेकिन हमें जेन्युइन सही बात करनी, जिससे वाकई में सही तैयारी करने वाले बच्चे का फायदा हो, बेनिफिट हो।
सिंगल शिफ्ट मेंस एग्जाम। हम तो इस बार भी चिल्लाते रहे कि यार तुम बेवजह के मुद्दों में भसड़ में फंसे हो, मेंस का पेपर सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए। मेंस में कितने बच्चे होते हैं? 1-1.5 लाख बच्चा होता है मैक्सिमम। क्या हमारे देश में इतने रिसोर्सेस नहीं है कि हम 1 से 1.5 लाख बच्चों का पेपर एक सिंगल शिफ्ट में बढ़िया सेंटर पे, जहां पूरी सिक्योरिटी भी हो, जहां इन्विजिलेटर भी हो मेरे भाई, जहां कंप्यूटर सिस्टम अच्छे से काम करता हो, जहां कीबोर्ड सही से काम करता हो, 1 से 1.5 लाख बच्चों की व्यवस्था करवा पाए? इस बार क्या ऐसी जरूरत हो गई थी कि हमें जो है 2 शिफ्ट में मेंस का पेपर लेना पड़ा? तो मेरी आगे से यही रिक्वेस्ट है कि एसएससी चेयरमैन जी से कि सीजीएल मेंस का, सीएचएसएल मेंस का, बाकी में तो किसी में खास ऐसा मेंस होता नहीं, मेंस से ही और फाइनल सिलेक्शन होना है, इनका पेपर सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए। ये सुधार हो, और ये सुधार एसएससी चेयरमैन रिटन में एक नोटिस डाल के दे तो हम मानेंगे। 1-2 चीजें सुधर जाएंगी, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक सारी चीजों में सुधार नहीं होगा। दूसरी बात, डाउट ओवर नॉर्मलाइजेशन, नीड फॉर क्लैरिफिकेशन एंड रिफॉर्म, सब कुछ हमने लिखवाया मेरे प्यारे भाई। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बच्चों को इतना डाउट है, बच्चों को क्या खुद हमें डाउट है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। सेम शिफ्ट में 2 बच्चों ने पेपर दिया, लगभग उनके बराबर मार्क्स भी बन रहे हैं। एक बच्चे के 10 नंबर बढ़ गए, 20 नंबर बढ़ गए, दूसरे के 3-4 नंबर घट गए। आपने ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा नियम कायदा कानून लगाया कि नॉर्मलाइजेशन से किसी के मार्क्स बढ़ जा रहे हैं, किसी के घट जा रहे हैं? अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। बच्चे को रिजल्ट आने के बाद भी ये क्लैरिटी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में हुआ क्या था। इवन जिनकी जॉइनिंग हो जाएगी उनको भी पता नहीं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या बवाल हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन का डिटेल एसएससी अपने एक यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना लेता जिसपे इस तरह के एक्सप्लेनेशन वीडियो वो डाल सकें? हैं? तो उस पे मेरे भाई एक नॉर्मलाइजेशन के बारे में जितनी भी डाउट है कि कैसे आप करते हो, वो पूरा का पूरा प्रोसेस एसएससी बहुत डिटेल में विस्तार से एक्सप्लेन करे, विस्तार से। क्योंकि जब तक रॉ स्कोर के बाद नॉर्मलाइज स्कोर में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, हम विश्वास नहीं कर सकते एसएससी की भर्ती प्रक्रिया पे, बिल्कुल भी। और ये केवल मैं सीजीएल की बात नहीं कर रहा, ये मैं सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, जीडी, हर किसी में नॉर्मलाइजेशन होता है और हर किसी का रोना है। ये बात केवल सीजीएल की होती है, लेकिन हर किसी एग्जाम में ये गड़बड़ी है, नॉर्मलाइजेशन में सुधरनी चाहिए। और इसी बार से प्रोसेस में, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं, 2 महीने बाद समय है। कुछ बच्चे कहते हैं सर कोर्ट केस करिए। आपको पता है भारत के कोर्ट केस का क्या हाल है? 6-6 महीने बाद, 4-4 महीने बाद, 5-5 महीने बाद डेट मिलती है। और ये जितने भी एग्जाम कराने वाली संस्था, कोई नहीं चाहता कि बच्चों को नौकरी टाइम पे दी जाए, तो चाहते हैं कि पेपर डिले होता रहे। हमें इस तरह की कोई गलती नहीं करनी है कि एसएससी के एग्जाम लेने के प्रोसेस को डिले और टाला जाए। उनको तो 1 सेकंड लगता है, कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करिए। ना जाने कितनी स्टेट भर्तियां ऐसे सालों साल कोर्ट में अटकी रही है ना, उसकी वजह से कि कोर्ट के पेपर उसका इंतजार करते हैं और कोर्ट के फैसले आने में प्रत्यक्ष प्रमाण सामने हो, उसके बाद भी 3, 4, 5, 10 साल तक लग जाते हैं, आपको भी पता है। केवल एक ही आदमी ऐसा है जो हमारी बातें सुधार सकता है, जो हमारी बातें मान सकता है, एसएससी चेयरमैन। हम पीएमओ को लेटर लिखते हैं, हम जो है कोर्ट में चले जाएं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, जो भी रिफॉर्म होगा, जो भी चीजें सुधारी जाएंगी, वो एक मीटिंग में एक सिग्नेचर से केवल एसएससी के चेयरमैन साहब ही सुधार सकते हैं, गोपाल कृष्णन जी। और अगर हम अपनी बात उन तक सीधे पहुंचा दें तो हमें ये उल्टे सीधे काम करने की जरूरत ही नहीं है। और मेरा मकसद हमेशा से ही रहा है कि एसएससी चेयरमैन को सीधे अपनी बात पहुंचाई जाए, और ये पूरा ड्राफ्ट फॉर्म करवा के हम भिजवा रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा, ये मैंने आपको बता दिया, नॉर्मलाइजेशन का डाउट क्लियर करे, पेपर के लेवल का स्टैंडर्ड जो है वो सुधारें। लक बाई चांस ये जो सिस्टम बन चुका है ना एसएससी में, ये खत्म होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि एसएससी के टीसीएस के पास एक क्वेश्चन बैंक है। कोई भी एग्जाम होना है, टीसीएस उसमें सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन निकालती है, पेपर अपने आप सेट हो जाता है, वो आगे चला जाता है। कोई मैनुअल चेकिंग वहां पे होती नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि चाहे आप एमटीएस का पेपर देखें, जीडी का पेपर देंगे, सीजीएल का पेपर देंगे, सीजीएल मेंस का पेपर देखेंगे, सबका लेवल एकदम सेम है, डिट्टो सेम है। बच्चे को यह पता ही नहीं है कि मैं पेपर दे किसका रहा हूं, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो सेम ही लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो भाई
एसएससी को सुधार करना पड़ेगा, बच्चे को दिखना चाहिए कि ये एमटीएस का पेपर है, इसका ये लेवल है, सीजल का पेपर है, सीजल मींस का लेवल है, सुधारना पड़ेगा। दूसरी बात, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं, ये भी चीज सुधारनी पड़ेगी। और लक बाई चांस जो सिस्टम है, इसको खत्म करना पड़ेगा। बहुत सारे, जैसे आप मैथ्स का सब्जेक्ट ही मान लीजिए, मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर छोटे छोटे 40 हैं, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं, बच्चा इतना लेंथ तक पढ़ के जाता है, नंबर सिस्टम इतना बड़ा चैप्टर है, उससे सवाल ही नहीं आता। मेंस में अलजेब्रा से सवाल ही नहीं आया, बच्चा इतनी देर पढ़ के गया, तो उसको अपना टैलेंट, अपनी नॉलेज दिखाने का पूरा मौका ही नहीं मिला। जो पहले पैटर्न था कि मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते थे, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आते थे, चलो उसमें एक आध सवाल गलत भी हो गया, बच्चा मेहनत करके जाएगा। एक चैप्टर सपोज उसने अलजेब्रा पढ़ा, 15-20 घंटे अलजेब्रा पढ़ के गया, उसके 7-8 सवाल देख रहे हैं, तो बच्चे को अपनी नॉलेज, अपना टैलेंट दिखाने का वहां मौका मिलेगा। आज के टाइम पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड कर दिए, सब्जेक्ट का वेटेज बहुत कम कर दिया है। किसी का दिन अच्छा है, किसी का लक बहुत अच्छा है मेरे भाई, उसका पेपर में क्वेश्चंस गलत आ गए, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ गए, नौकरी पक्की हो गई। तो कंप्लीटली भाग्य जो पे आधारित व्यवस्था बना दिया, इसको खत्म करना चाहिए। सही बात है कि नहीं? सिलेक्शन बच्चे की मेहनत के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके लक के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, पॉइंट नंबर अगला दिखाइए, पॉइंट नंबर 4, एलिमिनेशन ऑफ रिपीटेड मिस्टेक एंड एरर्स। कैसे आप एक एक पेपर में, मेंस के पेपर में 9-9, 10-10 सवाल गलत कर देते हो, और असली तानाशाही उसके बाद शुरू होती है कि गलत क्वेश्चन के बाद 100-100 रुपए भी आप बच्चे से मांगते हो कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, अगर आपको लगता है तो इसको चैलेंज करो और 100 रुपए एसएससी को दो। जो रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, अगर वो रॉन्ग क्वेश्चन, जैसे इस बार का पेपर देख लीजिए, 9-10 क्वेश्चन रॉन्ग थे, अगर वो रॉन्ग ना होके अच्छे सवाल डाले गए होते, मुश्किल सवाल डाले गए होते, तो बच्चों को मौका मिलता अपना टैलेंट दिखाने का। जैसे जैसे टोटल मार्क्स कम होते हैं ना, सबको जैसे बोनस मार्क्स दे दिए, टोटल मार्क्स कम होंगे, एक एक क्वेश्चन में जब सैकड़ों सैकड़ों बच्चे घुस जाएंगे, तो वहां सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया वो अनफेयर हो जाती है। जितने ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चन होंगे, सबको बोनस मार्क्स देने पड़ेंगे। रॉन्ग क्वेश्चन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब बच्चा एग्जाम हॉल में बैठता है, एक सवाल गलत आता है, क्वेश्चन की टाइपिंग में एरर है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो उसमें वो 3-4 मिनट अपने खराब कर देता है। आसान सवाल है, बन कैसे नहीं रहा, और उसके बाद उसको फ्रस्ट्रेशन भी होती है। तो इस तरह की गलती ना सुधारें। पेपर सेट करने के बाद सॉफ्टवेयर में उसकी मैनुअली 4 से 5 बार चेकिंग होनी चाहिए, 4 से 5 बार, तब जाके पेपर डाला जाए, खासकर मेंस का तो ऐसा ही होना चाहिए, मैनुअली 4-5 चेकिंग होनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर में बहुत वेरिएशन है। कुछ एग्जाम सेंटर जैसे दिल्ली में, नोएडा में बनते हैं, क्या स्टैंडर्ड है उनका, बच्चे को फील होगा 5-5 हजार बच्चों का एग्जाम सेंटर बनता है, एक वहां कबूतर जो है गलत खबर नहीं आ सकती। और कुछ एग्जाम सेंटर बिहार में बनते हैं, ऐसा कोई एग्जाम सेंटर नहीं जिस पे गलत काम ना हो रहा हो। और सीजल से ज्यादा वहां उन पे एमटीएस, जीडी, ये जो वनडे एग्जाम होते हैं, इनमें ज्यादा गड़बड़ी होती है। तो एसएससी को हर एक एग्जाम सेंटर की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जहां पेपर हो रहा है, अपने कई बंदे, 1-2 बंदे ने कई बंदे भेजकर एग्जाम सेंटर पे चेक करवाना चाहिए। जिन एग्जाम सेंटर का रिकॉर्ड खराब रहा है, उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, वहां पेपर नहीं होना चाहिए। अच्छे एग्जाम सेंटर और बनाए जा सकते हैं तो और बनाने चाहिए। जैसे प्री का पेपर, प्री की कट ऑफ क्लियर करना ही बच्चे के लिए बहुत मुश्किल टास्क हो गया। क्यों कि 40-40 शिफ्ट में पेपर होता है, वेरिएशन बहुत होता है, नॉर्मलाइजेशन में बहुत नंबर ऊपर नीचे होते हैं। तो 40 शिफ्ट में पेपर ना होकर अगर एग्जाम सेंटर्स अच्छे होंगे, ज्यादा होंगे, केवल 10 से 15 शिफ्टों में ही पेपर होगा, तो गड़बड़ी के भी कम चांस होंगे। ठीक है, अच्छी अच्छी जगह सेंटर्स बनाने चाहिए। और जहां आपको लगता है कि यार यहां तो गड़बड़ होनी है, वहां एग्जाम सेंटर आप बार बार बनाते क्यों हो। रियल टाइम सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग होनी चाहिए सारे सेंटर की, स्ट्रॉन्ग पिनल सेक्शन होना चाहिए। अगर कोई गलत काम करता हो, पकड़ा जाता है, तो इंस्टेंट उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैं इसी को कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट, और सबसे पहले हमने ही यह बात कही थी सबसे पहले कि भाई यह सुधार सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब एसएससी पोस्ट प्रेफरेंस भराता है तो बच्चे को पता ही नहीं होता कि मेरे फाइनल मार्क्स कितने, कि ना तो उसके पास फाइनल आंसर की होती है, ना उसको अपना जो है नॉर्मलाइज स्कोर पता होता है। जब उसको पास ना फाइनल आंसर की है, ना उसका अपना स्कोर पता है,
तो किस बेसिस पे वो पोस्ट प्रेफरेंस डालेगा? हवा में। जबकि एक्चुअल रिजल्ट के बाद, टेंटेटिव आंसर की के बाद रिजल्ट में आपके अनुसार 30, 40, 50 नंबर तक का वेरिएशन हो सकता है, और उसी में तो सारे सिलेक्शन का खेल है। तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भराने से पहले एसएससी को हर बच्चे की, भाई आप जो फाइनल रिजल्ट देते हो वो फाइनल आंसर की के बेसिस पे तो बनाते हो, बच्चे के फाइनल नॉर्मल स्कोर के बेसिस पे ही तो आप फाइनल रिजल्ट बनाते हो। आप पोस्ट प्रेफरेंस पहले भरवा लेते हो। बच्चे को आंसर की नहीं पता, अपने मार्क्स नहीं पता, वो कैसे डाल पाएगा? अगर सपोज किसी बच्चे के 20 नंबर बढ़ने हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल आंसर की में, तो वो 20 नंबर बढ़ने के बाद जो उसका स्कोर होगा उसके हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करेगा कि नहीं करेगा? है कि नहीं? तो एसएससी को यह गलती सुधारनी चाहिए। फाइनल रिजल्ट से पहले हर बच्चे के फाइनल मार्क्स, फाइनल आंसर की हाथ में हो, पोस्ट प्रेफरेंस भराए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट दे, उसके बाद ज्वाइनिंग कराए। यह सही प्रक्रिया है। यह तो उल्टी गंगा बह रही है कि पहले वो रिजल्ट देंगे हैं, उसके बाद जो है आपके मार्क्स बताएंगे। ऐसा कैसे होता है? क्या ऐसा कहीं होता है? दूसरी, ये एसएससी को सबसे पहले सुधार करना चाहिए, सबसे पहले, और इसी साल इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगला, यूनिक क्वेश्चन पेपर इन प्रीलिम्स टू प्रिवेंट अनफेयर एडवांटेज। सारा का सारा प्री का पेपर सेम है, उठा के देख लीजिए। पहली शिफ्ट से लेके 40 शिफ्ट में पेपर हुआ, 40 शिफ्ट तक जाओगे आप, कम से कम एटलीस्ट 50% पेपर सेम देख सकते हो, विद सेम लैंग्वेज। बस उसमें डाटा भी ऐसा नहीं, किसी में 10%, किसी में 15, किसी में 20, इतना चेंज बस मुश्किल से। सेम लैंग्वेज, कभी कभी तो क्वेश्चंस का ऑर्डर भी जो है वही रहता है। तो एसएससी से हमारी रिक्वेस्ट है कि कम शिफ्ट में पेपर कराया जाए, एसएससी पे भी लोड कम रहेगा, कम क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो बेहतर बनेंगे। एमटीएस की परीक्षा प्रक्रिया में अगर आपको 5-5 हजार क्वेश्चंस बनाने पड़ रहे हैं, सिलेबस लिमिटेड है, और उसी में से आपको अगर हर साल इतने क्वेश्चंस बनाने पड़ रहे हैं तो रिपीटेशन आप करोगे ही करोगे। सेंटर्स ज्यादा करिए, यूनिक क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। पहली शिफ्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, किसी में भी क्वेश्चन मैच ना खाए। हम एनालिसिस नहीं कराते, सारे टीचर्स ने सहमति से बिल्कुल बंद कर दी, अच्छी बात है। लेकिन बच्चे तो मिलते हैं आपस में, लाइब्रेरी में मिलते हैं, सोशल मीडिया पे मिलते हैं, टेलीग्राम पे मिलते हैं, एक दूसरे को क्वेश्चन बताते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं फायदा होता है। वो वही चीज पढ़ के जाएगा जो पेपर में आ रही है। यूनिक क्वेश्चन पेपर होना चाहिए मिनिमम शिफ्ट के अंदर अंदर, तभी हर एक को अपना जो है पूरा जो है टैलेंट दिखाने का मौका मिल पाएगा। अब जैसे किसी बच्चे ने डिश ऑनर शॉपकीपर पढ़ा ही नहीं, कोई बच्चा बोल दे जाके यार डिश ऑनर शॉपकीपर का सवाल सारी शिफ्ट में आ रहा है, वो लास्ट के घंटे पढ़ के चला जाए, 2 सवाल आए, दोनों को ठीक कराए। एक बच्चा जो शुरू से पढ़ रहा है, गलती किसकी हुई यहां पे? एसएससी की गलती हुई कि नहीं हुई? है कि नहीं? तो इस तरीके से चीजें सुधारनी पड़ेंगी। दूसरा, एसएससी के पास कोई भी बच्चों की समस्या सुनने का ना तो कोई साधन है, और ना ही मेरे भाई कोई ऐसी कोई लाइन बनी हुई है या कोई ऐसा चैनल है जिससे बच्चे अपनी बात एसएससी तक पहुंचा सकें। बच्चे मेल करते रहते हैं, एसएससी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं आता एसएससी की तरफ से। बच्चे फोन कॉल करते हैं, फोन कॉल पे उठाते नहीं है, जबकि बच्चों की तरफ से बहुत सारी समस्याएं, जेन्युइन समस्याएं भी, बच्चे परेशान भी करते होंगे, मैं आपको मानता हूं, लेकिन जेन्युइन समस्याएं भी हैं। एक भी अगर जेन्युइन समस्या किसी बच्चे की है तो उसको सुनने की जिम्मेदारी एसएससी की ही बनती है। तो यह प्रॉब्लम है कि कोई ऐसा एसएससी के और बच्चों के बीच में डायरेक्ट चैनल नहीं है, बस टीचर के हटा के, टीचर हटाओ साइड में, टीचर का काम पढ़ाना है, यह काम मेरा थोड़ा है, ये सारी गलती एसएससी की गिनाना, मेरा काम तो पढ़ाना है। हमें तो अभी एनटीपीसी का पेपर होने वाला, ग्रुप डी का पेपर होने वाला, उसकी क्लास रिकॉर्ड करनी चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए, ये हमारा काम थोड़ा है। डायरेक्ट चैनल होना चाहिए स्टूडेंट के बीच में और एसएससी के बीच में, चाहे बच्चे के हर एक मेल का रिप्लाई दिया जाए, उसकी समस्या को इंस्टेंट सुना जाए, या ऐसा एक फोन कॉल नंबर हो जो आंसर दे, जिस पर रिप्लाई आए। ठीक है, तो एसएससी को एक ग्रीवेंस दिखाइए, एसएससी को एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल और हेल्पलाइन नंबर देना चाहिए मेरे भाई, जिससे स्टूडेंट की क्वेरी को जो है तुरंत के तुरंत दूर किया जाए भाई। ओके, आगे आते हैं। सबसे बात, प्रॉब्लम यह है कि जब बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं तो हमारे पास ऐसी कॉल्स, ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि सब मेरा पेपर 10 मिनट बाद शुरू हुआ, होता है कि नहीं? या हमारा तो सिस्टम बीच में ना ब्लैक हो गया,
या हमारा जो क्वेश्चन खुलने में काफी डिले ले रहा था, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन तक जाने में बहुत डिले लग रहा था, माउस का जो कर्सर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, या जैसे हम जब टाइपिंग टेस्ट दे रहे थे तो उसमें कीबोर्ड सही से प्रेस नहीं हो रहा था, कि हमको ना सही टाइम पे एग्जाम हॉल में वो रफ शीट नहीं दी जा रही थी। इस तरह की चीजें आती है कि नहीं। हमारे वहां पे पजल बहुत था, भसड़ बहुत थी, बच्चे बहुत हुड़दंग काट रहे थे, या एग्जाम का प्रोसेस ही ठीक से नहीं हुआ, या हमें लग रहा है कि हमारे एग्जाम सेंटर पे चीटिंग हुई है डायरेक्टली। तो जब इस तरह की गलत चीजें होती हैं तो उसका री एग्जाम कराने का, एक एक बच्चे का, सपोज एक सेंटर पे 5 बच्चों के साथ एक गड़बड़ हो गई, उसके सिस्टम सही से काम नहीं किया, केवल उन 5 बच्चों का री एग्जाम कराने की कोई व्यवस्था एसएससी के पास नहीं है। और हर एग्जाम के बाद ऐसा होता है, अगर सब 15 लाख बच्चों ने पेपर दिया तो मुश्किल से 20, 30, 40, 50 हजार बच्चों के साथ तो गड़बड़ हुई है ना, उन बच्चों का री एग्जाम होना चाहिए। किसी टीचर ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, जो बच्चे पहली बार पेपर देंगे उनको फील होगा। ऐसा होना चाहिए मेरे भाई। एसएससी मस्ट इंट्रोड्यूस ए फॉर्मल पॉलिसी ऑफ री एग्जामिनेशन इन सच जेन्युइन केसेस विथ पे प्रॉपर रिपोर्टिंग फ्रॉम द एग्जाम सेंटर। उसी दिन बता देना चाहिए कि हां भाई इन्हीं बच्चों के साथ एक गड़बड़ हुई है, इनका री एग्जाम होना चाहिए। पहले एसएससी वेरीफाई करे तब री एग्जाम करे। स्टूडेंट भी कोई दूध के धुले नहीं है, किसी का पेपर खराब जाएगा, हाँ जी मेरे साथ एक गड़बड़ हुई, मेरा भी री एग्जाम लो। हम जानते हैं ना, ऐसे ही होते हैं बच्चे लेकिन पहले एसएससी वेरीफाई करे, उसके बाद री एग्जाम होना चाहिए। किसी भी जेन्युइन आदमी के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, डेमोक्रेसी, चाइना में थोड़ा ना रह रहे, हम कोरिया में थोड़ा ना रह रहे हैं। जो सही प्रक्रिया है उसी को फॉलो किया जाना चाहिए। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, वेटिंग लिस्ट। हमने देखे बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करी कि एसएससी में वेटिंग लिस्ट जैसा एक ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि जैसे एमटीएस में 10,000 वैकेंसी हैं। अब एमटीएस की एग्जाम क्लियर करने वाले बच्चे ने सीजीएल, सीपीओ सारे पेपर दिए, उसमें भी उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो 10,000 में से आधी वैकेंसी भी एमटीएस में नहीं भरी जाती, आधी वैकेंसी भी जो एमटीएस में भरी जाती हो। ऐसे ही अदर पोस्ट में भी होता है, तो ना बच्चे स्किप कर देते हैं। जीडी में बहुत सारे बच्चे जिनका सीपीओ में सिलेक्शन हो जाता है वो जीडी की जॉब छोड़ देते हैं, या कहीं और लग जाते हैं तो जीडी की जॉब छोड़ देते हैं, तो बहुत सारी वैकेंसी खाली रह जाती हैं। तो वेटिंग लिस्ट जैसा एक ऑप्शन आना चाहिए, अगर कोई पोस्ट खाली हो गई तो उसकी जगह दूसरे बच्चे को मिल जाए। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने यही कहा है कि वेटिंग लिस्ट उन्हीं एग्जाम में आ सकते हैं जहां सिंगल पोस्ट, सिंगल एग्जाम हो रहा हो। जैसे बैंकिंग में एसबीआई क्लर्क है, 4,000 बच्चों का पेपर हो रहा है, सब क्लर्क बन रहे हैं, कोई इनकम टैक्स, कोई जीएसटी, कोई एक्साइज नहीं बनना, सब क्लर्क बने, तो वहां वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। वहां वेटिंग लिस्ट है ऐसे पेपर्स में, लेकिन यहां एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में 65 से ज्यादा जॉब हो चुकी है, 65 से ज्यादा। ऐसा टेक्निकल इश्यू है, आप नहीं समझ पाओगे, ऐसा टेक्निकल इश्यू है कि वेटिंग लिस्ट प्रॉपर, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वेटिंग लिस्ट अदर एग्जाम में चलती है, वो नहीं आ सकती। लेकिन हर समस्या का एक हल होता है, हर समस्या का एक हल होता है। एसएससी को सारे एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद बच्चे से ही, जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे फॉर्म भरवा लेना चाहिए कि भाई आप कौन सी जॉब ज्वाइन करने वाले हो, कौन सी जॉब छोड़ने वाले हो। बच्चे के पास ही मौका होना चाहिए अपनी खुद की पोस्ट को विदड्रॉ करने का। जब बच्चे के पास मौका होगा कि भाई मैं इसको भरने ही नहीं वाला, मैं इसको विदड्रॉ कर रहा हूं, तो उसकी जगह फिर दूसरे को मौका मिल जाएगा, यानी कि रिवाइज्ड जो है सिलेक्शन का रिजल्ट आप देख सकते हो। मेरी तरफ से सुझाव है, ये एक सुझाव है। एसएससी अपनी तरफ से, एसएससी के पास तो बहुत एक्सपर्ट है, हम तो बहुत कम पढ़े लिखे गरीब से आदमी हैं। एसएससी के पास तो इतने सारे हाई प्रोफेशनल हैं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो खुद ही रिटायर्ड आईएएस हैं, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो इसको भी सुधारा जाए। ठीक है जी। और जो मेरे भाई, ये दोनों चीज सुधारनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जैसे 10,000 बच्चे होते हैं तो 10,000 में से ये मान लीजिए कि 6 से 7,000 ऑलरेडी सिलेक्टेड या रिपीटर ही सिलेक्ट होते हैं। फ्रेशर बच्चों को बहुत कम मौका मिल पाता है। ये सारे के सारे पॉइंट यही है ना, हाँ यही, ये सारे 10 पॉइंट थे हमारे टोटल। ये सारे के सारे पॉइंट का हमने ड्राफ्ट बनवाया है। मेरी तरफ से यही सारी जेन्युइन डिमांड थी। अगर आपको समझ में आई है मेरे भाई, तो एक बार तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो एसएससी के चेयरमैन साहब भी देखेंगे, कोई ना कोई उनके स्टाफ का मेंबर जरूर दिखाएगा। अगर उन्होंने हमारी बातों को सुना है तो कृपया इसको तुरंत के तुरंत इंप्लीमेंट करें। हमारी टीम ने मिलकर पूरा ये ड्राफ्ट रेडी किया है, हमने अपना सिग्नेचर भी कर दिया है। हम एसएससी चेयरमैन तक इसको पहुंचाएंगे, वो बात सुनेंगे हमारी। लेकिन केवल टीचर के भरोसे ना बैठें,
मेरी एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट है, देखिए दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक बाढ़ में गया प्रोटेस्ट वोटेस्ट और ये और वो रिफॉर्म, मैं अपनी पढ़ाई करता रहूंगा, इस काम के लिए बहुत सारे लोग हैं ही ऑलरेडी, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसका किसी से कोई मतलब नहीं है। और दूसरे बच्चे पहले पढ़ाई गई तेल लेने, पढ़ाई नहीं करनी, पहले ये कर लेते हैं, ये कमेंट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं और वो कर लेते हैं और अपना जो सारा समय इन्हीं सब चीजों में खराब कर रहे हैं। दोनों ही बच्चे गलत है पूरी तरीके से। पढ़ने से ही होगा, अपने दिमाग में अपने जहन में ये बिठा लो, पढ़ने से ही होगा, केवल पढ़ने से ही होगा। जिंदगी के 5-7 मिनट आपको देने बस इसके लिए, पूरी समय पूरी एनर्जी नहीं देनी। और जो बच्चा सीरियस होकर केवल पढ़ाई कर रहा है वो भी 5-7 मिनट लगा निकाल के हमारी बात को सुन ले। ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको कॉपी पेस्ट करिए, जो चीज आपको अपनी तरफ से ऐड करनी है उसको ऐड करिए। एक बात, सारे के सारे बच्चे एसएससी को इसको मेल करिए। एसएससी के पास जब एक दिन में 5-6 लाख जब मेल जाएगा, 2, 2.5, 3, 4, 5 लाख जब मेल पहुंचेगा तो लगेगा कि हां यार बच्चों की तरफ से कुछ बड़ी समस्या आ रही है, हमें इसको सुधार करना चाहिए। और उसी आदमी तक पहुंचाना है, एसएससी चेयरमैन तक, गोपाल कृष्णन सर तक, जो इस चीज को एक दिन में, एक ऑर्डर में, एक मीटिंग में सही कर सकते हैं। हमें दूसरे गलत चैनल नहीं पकड़ने, होना उन्हीं के कलम से है, एसएससी चेयरमैन के कलम से, उन्हीं तक बात पहुंचानी है। हर एक एसएससी को मेल करो, जितने भी इनकी वेबसाइट है, जितने भी इनके जोन है। दूसरा, मेल करने से अगर कोई मेल नहीं देखता है, आप ब्लॉक कर देते हैं, उसके बाद आप अपने पास्ट के नियरेस्ट के पोस्ट ऑफिस जाइए, डाकखाने जाइए, इसका प्रिंट आउट लीजिए मेरे भाई। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो चीज आप अपनी तरफ से एक पेज में ऐड कर सकते हो, कम शब्दों में, मिनिमम शब्दों में, कि लोग पढ़ पाए आपकी बात को, मिनिमम शब्दों में आप उसको लिखिए, प्रॉपर ड्राफ्ट बनाइए और उसको पोस्ट ऑफिस में जाके मेल कर दीजिए एसएससी के हेडक्वार्टर में। अरे यार, हमें गांधी जी वाला रास्ता चुनना है। जब उनके पास एक दिन में 50-60 हजार ग्रीवेंस आएंगे पोस्ट ऑफिस के थ्रू, सबके रिसीविंग देनी होगी, सबकी रिसीविंग, और सब एसएससी चेयरमैन के नाम से आएंगे, तो आपको नहीं लगता कि सुधार होगा, आपकी बातें सुनी जाएंगी? उनके कान में तो बातें पड़े, उनके दिमाग में तो बातें पड़े कि बच्चों की तरफ से ये समस्या है चेयरमैन साहब के दिमाग में। हमें वही करना है, गांधी जी वाला रास्ता चुनना है मेरे भाई। किसी तरह की इमोशनल हमको बैकलॉज में नहीं जाना जिससे अपना ही नुकसान हो। एग्जाम सही टाइम पे हो रहा है, वो सही टाइम पे होते रहना चाहिए, लेकिन एग्जाम के प्रोसेस को हमको सुधारना है और वो होगा और चेयरमैन साहब ही करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट हमारी आपसे यही है कि ये जो भी हमने देखे बहुत जेन्युइन तरीके से, बहुत सिंपल शब्दों में सारी बातें लिखी हैं, चेयरमैन साहब तक इसको पहुंचाओ। टीचर के भरोसे ना रहें, केवल टीचर काम कर रहे हैं, हमने अपना काम किया, हम अपना काम कर रहे हैं, ये पहुंचा रहे हैं, लेकिन बच्चे जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचाएंगे, सुधार तभी होगा। और ये सुधार 2025 के एग्जाम शुरू होने से पहले होना चाहिए मेरे पास। ठीक है ना, संभव है, हर लड़ाई बड़ी शांति से जीती जा सकती है अगर स्ट्रेटजी सही हो। सब लोग अलग अलग दिशा में काम करेंगे तो नहीं होगा। हर स्टूडेंट, हर बच्चा इस तरीके से प्रिंट आउट निकाल के, जैसे ड्राफ्ट है मेरे प्यार, भी प्रिंट आउट निकाल के सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, और एंड में अपनी बात ऐड करके, अपना सिग्नेचर करके पोस्ट कर दे। सीधा एसएससी हेडक्वार्टर में, एसएससी ऑफिस में पोस्ट करे, साथ साथ वो मेल भी करे दोस्त। ठीक है जी, और जितने ज्यादा आप पोस्ट करोगे, जितने ज्यादा आप मेल करोगे, चेयरमैन साहब तक बात पहुंचेगी, क्योंकि सुधार उन्हीं को करना है। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से प्रिंट आउट निकाल लीजिए जैसे हमारी टीम ने निकाला है। अपना सिग्नेचर जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। और जो बात की भाई मेरे को लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता था, एसएससी की ये कमी रह गई, वो कमी भी जरूर आप बता के भेजें एसएससी को। ठीक है जी, तो ये बातें जो है मुझे आपको बतानी थी। अगले महीने बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, उससे पहले ही अगर एसएससी इन सब चीजों को समझ के सुधार कर लेता है तो बहुत कृपा होगी, बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है ना, आप भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो को शेयर करो या मत करो मेरे भाई, कम से कम आप ये मेल जो है कॉपी करके, ये ड्राफ्ट पूरा कॉपी करके मेल करो, और जितना हो सके पोस्ट करो दोस्त। ठीक है, गांधी जी वाला रास्ता अपनाना है। दिन में लाखों मेल जाएंगे, लाखों पोस्ट जाएंगे, चीजें सुधरेंगी, वादा हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाय।